वो वाला हिसाब है बच्चे, ईमानदार रही है अपने लिए अंदर से। नहीं समझ रहे बात? एग्जैक्टली। चले भी आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, चलो बैठो फिर आप भी। हाँ नहीं, थीसल फनल का नहीं, पिस्टन का। वो तो एटमॉस्फेरिक है। चलिए, तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चे प्लांट वाटर रिलेशन, है ना? ये प्लांट का वाटर के साथ या वाटर का प्लांट के साथ क्या रिलेशन है? आप बताइए कि जो हायर प्लांट है, बेसिकली मैंने कहा कि पूरी फिजियोलॉजी जो है बच्चे वो हायर प्लांट्स के बारे में है। तो जो हायर प्लांट्स है बेसिकली वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लैंड पे आ गए हैं, लेकिन वो पानी से बाहर आ गए, लेकिन पानी के बिना सर्वाइवल नहीं है उनका। पानी से बाहर तो आ गए लेकिन पानी के बिना सर्वाइवल नहीं है। तो आप बताइए कि प्लांट वाटर रिलेशन की बात आती है तो प्लांट का वाटर से रिलेशन बहुत गहरा है। विदाउट पानी प्लांट सर्वाइवल नहीं है। आप सोच सकते हैं पानी है नहीं और वेजिटेशन बहुत सारा है, नहीं ना? तो वेजिटेशन किसके साथ होगा? पानी के साथ ही होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो ध्यान दीजिए कि हमारा जो टॉपिक आज है वो है प्लांट वाटर रिलेशन। तो बताइए प्लांट को पानी चाहिए क्यों? एक तो आप याद रखिए कि पानी चाहिए फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर मेटाबॉलिज्म वाटर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो लिक्विड मीडियम में परफॉर्म होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म किस में होती हैं? लिक्विड मीडियम में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब पानी बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस या लिविंग रिएक्शंस हमेशा किस में होंगी? पानी में। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों, तो आप बताइए लाइफ का ऑर्गन ही पानी में हुआ है। तो लाइफ की रिएक्शंस जो होती हैं, लिविंग रिएक्शंस जो होती हैं, वो बिना पानी के रहना सीखा है कि? समझ रहे हैं बात या नहीं? क्योंकि सभी केमिकल रिएक्शन पहली बार जो ऑरिजिनेट हुई है लाइफ के लिए वो कहां हुई है? वाटर में। तो वाटर के बिना सर्वाइवल नहीं है। पानी से बाहर रहते हैं, पानी के बिना नहीं, है ना? और दूसरा प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन वाटर रिक्वायर्ड, और पानी जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जरूरी है। तो इसका मतलब अगर प्लांट बॉडी में आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है सब्सटेंसेस का तो भी पानी जरूरी है, मेटाबॉलिज्म करवाना है तो भी पानी जरूरी है। दोनों चीजों के लिए पानी जरूरी है आपको। एक तो ये बात ध्यान रखो। सही है बात या नहीं? समझने की बात एक और भी है। एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल दिया है हर्ब का। किसका? उन्होंने कहा कि जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स? हर्बेसियस प्लांट्स में 10 to 15% ड्राई वेट होता है। कितना होता है ड्राई वेट? 10 to 15%। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट याद कर लो 85 to 90% क्या होगा? क्या होगा? वाटर होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो 85 to 90% क्या है? तो 10 to 15% क्या है? और ये जो हर्बेसियस प्लांट है ना बच्चे, इसको बोलोगे फ्रेश वेट। बोलो ड्राई वेट और वाटर को मिलाकर फ्रेश वेट कहते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है इन द हर्बेसियस प्लांट इन टोटल फ्रेश वेट देयर आर 10 to 15% ड्राई वेट। अगर ड्राई वेट 10 to 15% और वाटर कितना है? तो पानी इतना ज्यादा जरूरी है कि उसने ड्राई वेट कम रखा हुआ है और पानी जरूरत से। सही है बात या नहीं? फिर एनसीईआरटी कह रही है कि आप जो बोलते हो ना टर्म ड्राई सीड, तो फील तो इससे आता है कि सीड कैसा है, लेकिन ड्राई सीड में भी पानी होता है। तो आप पानी कभी भी सीड ड्राई सीड में एब्सेंट नहीं कह सकते, नेग्लिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेग्लिजिबल बोलते हैं, एब्सेंट नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बात करें सीड की, किसकी बात करें? सीड में बोलो एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? और एम्ब्रियो की क्या होती है? और सेल्स में क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो एनसीईआरटी लिखती है कि आप ड्राई सीड लिखते हैं, लेकिन ड्राई सीड भी फुली ड्राई नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ड्राई सीड में भी नेग्लिजिबल अमाउंट में वाटर रहता है, वरना उसकी सेल्स मर जाएगी। और अगर ड्राई सीड की सेल्स अगर क्या हो गई तो फिर उसमें जर्मिनेशन की एबिलिटी रहेगी ना, क्योंकि एम्ब्रियो से नया प्लांट बनाओगे कैसे आप? तो अगर आप चाहते हैं कि एम्ब्रियो से क्या बने, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके सेल्स पे क्या प्रेजेंट हो?
वाटर। तो ड्राई सीड को भी एनसीईआरटी कह रही है कि भाई कुछ ना कुछ पानी तो चाहिए, होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यहीं पर एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल और दिया, उसने कहा कि पानी इतना जरूरी है कि जो एरियल पार्ट्स होते हैं, इन एरियल पार्ट से लीफ के थ्रू और लेंटिसल्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है। क्या होता है? अब जितना वाटर लॉस एरियल पार्ट से होता है उतना ही प्लांट वाटर एब्सॉर्ब भी करता है। कहां से? हाँ, तो आप बताएंगे वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन है उतना ज्यादा वाटर लॉस है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने दो प्लांट्स के थ्रू लिया, एक तो मस्टर्ड प्लांट और दूसरा मेज कॉर्न प्लांट। समझ रहे हैं बात या नहीं? उन्होंने कहा कि एक मेज कॉर्न एक दिन में 3 लीटर वाटर लॉस करता है। मतलब उसमें ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस कितना होता है? एक दिन में। तो सिंपल बात है, वो एक दिन में 3 लीटर वाटर एब्सॉर्ब भी तो करता होगा। तो जितना लॉस किया उतना, क्योंकि प्लांट्स में वाटर लॉस के डायरेक्टली एब्जॉर्ब मतलब प्रोपोर्शनल रहता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो अगर एक दिन के अंदर एक मेज प्लांट 3 लीटर वाटर क्या कर रहा है? लॉस। तो 3 लीटर वाटर एब्सॉर्ब भी तो कर रहा होगा। वहीं एनसीईआरटी लिखती है कि जो मस्टर्ड प्लांट होता है, मस्टर्ड सरसों का पौधा, वो 5 घंटे में 5 आवर्स में जितना उसका वेट है उतना वाटर क्या कर देता है? लॉस। अपने वेट जितना वाटर क्या कर देता है? तो आप सोचो, अपने वाटर वेट जितना वाटर एब्सॉर्ब भी तो करता होगा। जितना उसका वेट उतना वाटर उसने क्या कर दिया? तो आप बताओ, जितना उसका वेट उतना वाटर उसने एब्सॉर्ब भी कर लिया। समझे बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से क्या कहना चाह रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? अच्छे से। तो प्लांट इतना जरूरी है पानी प्लांट के लिए कि भाई जितना लॉस करता है उतना एब्सॉर्ब भी कर लेता है। इवन ड्राई सीड में आपको सारी कंडीशंस ड्राई मिलती है, लेकिन उसके एम्ब्रियो के सेल्स में पानी तो इतना जरूरी है कि उसकी सेल को लिविंग रहने के लिए पानी चाहिए। तो ड्राई सीड्स में पानी, अपने घर पे गेहूं चावल दालें ऐसे पड़ी है डब्बे में बंद, ड्राई कंडीशन में है और ड्राई है। यस और नो? लेकिन फिर भी आपको समझना है कि चने के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके एम्ब्रियो के सेल्स में पानी तो प्रेजेंट है। जीरो नहीं है पानी, नेग्लिजिबल है, वरना उसकी सेल्स मर जाएंगी। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो ये सारी बातें एनसीईआरटी लिख के दी है हमें, किसमें? प्लांट वाटर रिलेशन। पढ़ लेंगे आप इसको? चलो इससे आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में है वाटर। लेकिन अभी हम जो जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम ऑस्मोसिस। क्या पढ़ाऊंगा? ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगा, और ऑस्मोसिस के बाद अपने आगे बात करेंगे। ठीक है? तो पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, और फिर आगे क्या डिस्कस करेंगे? वाटर पोटेंशियल। पहले हम ऑस्मोसिस पूरा करते हैं कंप्लीट। ठीक है? आप बताइए, जब हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो आप ऐसे समझो कि जैसे ना अपने पास कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए एक बीकर मैंने बनाया है, ऐसे एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में मैं पानी भर रहा हूं। आप याद रखिएगा कि आज के बाद जब भी मैं वाटर कहूं ना, वाटर की यहाँ वाटर प्रेजेंट है, तो आप समझ जाना कि मैं बाय डिफॉल्ट प्योर वाटर की ही बात कर रहा हूं। मतलब प्योर वाटर के अलावा कुछ और नहीं है यहाँ पर। ठीक है? तो बताइए, एक सिस्टम है जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी है। समझ रहे हैं? और पानी कैसा बताओगे? प्योर वाटर है। ठीक है? बताइए, प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर के अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ इस बीकर में जितना पानी आ सकता था मैक्सिमम उतना हमने भर दिया, इससे ज्यादा पानी इसमें। तो इस सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ मैक्सिमम है। कि वाटर मॉलिक्यूल जितना डिफ्यूजन प्रेशर अप्लाई कर सकते थे वो यहाँ मैक्सिमम अप्लाई कर रहे हैं। मतलब इस बीकर में कहीं पर भी आप पोर कर दो, छेद कर दो, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंदर मैक्सिमम क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर। तो बताइए, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन प्रेशर। बताइए, कल जब आपने डिफ्यूजन पढ़ाया था तो डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ाया था, आज आप हमें क्या पढ़ा रहे हो? तो आप आज हमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ाओगे। यस और नो? तो अभी के लिए याद कर लो कि प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है। प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है। और बताओ कि 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। 0 क्या है इसकी? किसकी? हाँ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की 0 क्या है? मिनिमम वैल्यू है।
क्लियर है बात? यस और नो? ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ इसके बीच में इस सिस्टम के दो पार्ट कर देते हैं। कैसे कर देंगे बोलो? एक मेम्ब्रेन लगाकर, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ रहे बात या नहीं? तो सिस्टम के दो पार्ट कर दिए, बोलो सिस्टम ए और सिस्टम बी, और दोनों तरफ प्योर वाटर। बोलो दोनों तरफ प्योर वाटर है तो दोनों तरफ क्या है? प्योर वाटर, प्योर वाटर है ना? तो बैटरी चेक करना थोड़ा लगे तो आवाज आ रही है? चलो जब तक आता सुन लो। इधर प्योर वाटर, इधर भी प्योर वाटर, मतलब प्योर वाटर का आपको डीपी जो बताना है ना, डीपी वो आपको मैक्सिमम बताना है। यस सर। कैसा बताना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम डीपी कैसा है? मैक्सिमम। ये आवाज चल की वजह से आवाज भाई इसको भी कर दो। बुला लो ना, तो इसको पकड़ के पढ़ा देता हूं मैं थोड़ी देर। ऐसे देखो, प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का डीपी क्या रहेगा? मैक्सिमम। और जो आप बताओगे ना ओपी, वो बताओगे कैसा? जीरो। जीरो मींस क्या हो गया? मिनिमम ओपी है। कैसा है? मिनिमम ओपी है। ध्यान रखेगी ये बात। तो डीपी मैक्सिमम है, ओपी जीरो है, दोनों तरफ वाटर का लेवल इक्वल है, लेकिन बीच में क्या लगाइए? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब कुछ बच्चे सेमी बोल रहे हैं, पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही आज तक सेमी परमेबल है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, जो नया एडिशन अब निकाला है उसमें से पेज नंबर 180 है ना, फिगर 11.3 में जो नीचे मेम्ब्रेन लिखी है वो सेलेक्टिवली परमेबल लिख दी है। हालांकि पुराने एडिशन में सेमी थी, नए एडिशन में क्या आ गई? लेकिन आप समझना कि सेमी सेलेक्टिव में कोई फर्क नहीं है। जैसे मेरा नाम क्या है? हाँ, जेएस सर के नाम से जानते हैं मुझे आप लोग, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ। सही है बात या नहीं? तो आप मेरे बच्चे हैं तो आप मुझे क्या कहते हैं? सर। लेकिन आप मेरे बच्चे से पूछ के देखो, मुझे पापा कहते हैं। हूं मैं ही। इसका मतलब एक मेम्ब्रेन का नाम बदल रहा है। बोलो ऐसे, उससे कांटेक्ट में रहने वाले सॉल्यूशन के बेसिस पर, उससे कांटेक्ट में रहने वाले सॉल्यूशन के बेसिस पर मेम्ब्रेन का क्या बदल गया? बस। मैं मेरी फैमिली के कांटेक्ट में हूं तो बच्चे मुझे क्या कह रहे हैं, और मैं आपके कांटेक्ट में तो आप मुझे क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली। और मेरे साथ जो टीचर्स हैं उनके कांटेक्ट में मैं हूं तो मैं उनके लिए करीब हूं, उनका फ्रेंड हूं, मेरे साथ फ्रेंड जैसा बिहेव करते हैं। समझ है? हूं मैं ही। तो ऐसे आप बताइए, एक मेम्ब्रेन के अलग अलग नाम है ऑन द बेसिस ऑफ जिस सॉल्यूशन के वो कांटेक्ट में है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब देखो, जैसे अपने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, पहले टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें, फिर सॉल्यूशन की बात करें। मेम्ब्रेन का जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बोलो, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्या मतलब होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सही है बात या नहीं? जब सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट पढ़ते हो आप, पकड़ के रख लेते हो तो चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा। हाँ, बदल दो। तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूट। सही है। अब इसमें आपको मेम्ब्रेन के चार टाइप याद करने हैं। फर्स्ट बोलोगे परमिएबल। परमिएबल, सही है? यस सर। सेकंड बोलोगे इम्परमिएबल।
थर्ड मेम्ब्रेन का नाम याद करो बच्चे, सेमी परमेबल। क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल। फोर्थ बोलोगे सेलेक्टिवली परमेबल। कौन सी? समझ रहे हैं बात या नहीं? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, जिसके लिए कांटेक्ट में है। अब सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, बोलो एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ऐसी मेम्ब्रेन का सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के लिए क्या हो? ऐसी बाउंड्री जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए क्या हो? फॉर एग्जांपल सेल वॉल, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए परमेबल, परमेबल बाउंड्रीज होती हैं। बोलो इम्परमेबल, किसी के लिए परमेबल ना हो। बोलो सुबेराइज्ड सेल वॉल, कॉर्क सेल की सेल वॉल जो होती है उनमें सुबेरिन का डिपोजिशन होने से सेल्स मर जाती हैं, क्योंकि वॉल की परमेबिलिटी खत्म हो जाती है। सेमी परमेबल, बोलो सॉल्वेंट के लिए तो, लेकिन सॉल्यूट के लिए परमेबल, तो क्या बोलोगे? और वो जो सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है सॉल्वेंट के लिए परमेबल है, लेकिन सॉल्यूट के सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल है। सॉल्यूट के सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल है, तो नाम क्या दे दोगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब क्या बच्चा ना मतलब पढ़ भी लेता है इस चैप्टर को, सिलेक्शन भी हो जाता है उसका, कॉलेज भी चला गया, डॉक्टर भी बन गया, लेकिन आज भी अगर उससे ये पूछ लूंगा कि सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो उसको नहीं पता। पूछो क्यों? क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और आपको सोचना है और ये बताना है कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है जब वो पर्टिकुलर किसी एक सॉल्यूट के लिए पढ़ी जाती है। सेलेक्टिव नेचर होता है मल्टीपल सॉल्यूट्स के लिए, इसको जाने दूंगी, इसको नहीं जाने दूंगी, इसको जाने दूंगी, इसको। लेकिन परमेबल और सेमी परमेबल नेचर जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक सॉल्यूट के लिए। जैसे ऐसे समझो, मान लो अपने पास एक्स नाम की एक मेम्ब्रेन है। क्या है ये? एक्स नाम की मेम्ब्रेन है। इसके इस तरफ तो बोलो सॉल्ट है और साथ में वाटर है, बोलो सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो वाटर बोलो सॉल्वेंट भी जा रहा है, बोलो सॉल्ट सॉल्यूट सॉल्यूट भी जा रहा है। बताओ मेम्ब्रेन कैसी? परमेबल। बोलो सेम मेम्ब्रेन है यही, इधर बोलो शुगर है सॉल्यूशन है, तो शुगर का मतलब हो गया कि वाटर और शुगर है। मेम्ब्रेन से वाटर निकल रहा है लेकिन शुगर, तो बताओ कैसी है? सेमी परमेबल। अब आप सोचो अपने इसी मेम्ब्रेन के साथ पढ़ें और इस बार क्या करेंगे, सॉल्ट और शुगर का मिक्स सॉल्यूशन ले लें। इसका मतलब इस बार सॉल्यूट एक से, तो आप बताओ वाटर पार करेगा? शुगर पार नहीं करेगा, सॉल्ट पार करेगा। बताओ, बस मेम्ब्रेन तो वही है ना, पहले परमेबल फिर सेमी परमेबल और अब कैसी? तो बस मेम्ब्रेन में कोई फर्क ही नहीं है। बोलो पर्टिकुलर किसी एक सॉल्यूट के लिए होती है तो या तो परमेबल या फिर सेमी परमेबल हो जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए तो हमेशा ही परमेबल है। बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ा था कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर, और वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्रॉस कर नहीं सकता है। वाटर चैनल होते हैं एक्वापोरेंस के बने हुए। कोई भी मेम्ब्रेन हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो, और चाहे उसमें सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन ऑलवेज परमेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द। हाँ बेटा तू इधर हो जा, इधर वाले बेंच पे बैठ जा, जिसको कह रहा हूं उसको पता है। और तू भी इधर हो जा, थोड़ा सा गैप बना लो बीच में, आप और इधर हो जाओ, ऐसे समझदार होके। ठीक है, क्लास में पढ़ने आते हैं, कमेंट पास थोड़ी करने आते हैं। चले भी आगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, तो बोलो मेम्ब्रेन, मैं कौन? मेम्ब्रेन। जब मैं किसी ऐसे सॉल्वेंट के सॉल्यूट के कांटेक्ट में जो मेरे से निकल सकता है तो परमेबल, नहीं निकल सकता तो सेमी परमेबल। एक से ज्यादा सॉल्यूट्स हैं, एग्जैक्टली, तो सिलेक्टिव नेचर हो गया ना। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो फर्क है ही नहीं, बोलो स्ट्रक्चर वही है, बस पर्टिकुलर एक सॉल्यूट के लिए परमेबल या सेमी परमेबल होती है और पर्टिकुलर मल्टीपल सॉल्यूट्स के लिए वही। बताइए कि जब हम इसको पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस भी याद करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन में 3 सॉल्यूशन याद करो, बोलो हाइपोटोनिक, बोलो हाइपरटोनिक, और याद करो आइसोटोनिक। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के याद करोगे? फर्स्ट इज, सेकंड इज, थर्ड इज। बताइए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या उनका टाइप एक रिलेटिव टर्म है।
एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ये। आपसे मैं कहूं कि भाई मुझे बताओ कि ये 5m सॉल्यूशन है, कितना है बताओ, ये हाइपर है हाइपो है, और हमें क्या पता किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो ये बताओ, इसका मतलब रिस्पेक्टिव टर्म है। अब हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टिंग, तो बताइए इन सॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे प्लांट सेल की रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, प्लांट सेल की रिस्पेक्ट में। जैसे सबसे पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ सेल, कि सेल की कंसंट्रेशन से कम बताएंगे हम, समझ रहे मेरी बात या नहीं, सेल के कंसंट्रेशन से ये ऑप्शन बदल गया है, पेंसिल का साइज नहीं, कोई नहीं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सेल, ठीक है। अब आप याद करना, हमेशा किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन बताई जाती है, बोलो ऐसे ही, किसी भी सॉल्यूशन की जो क्या बताई जाती है, क्या बताई जाती है, वो कंसंट्रेशन बताई जाती है हमेशा उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की बेसिस पर, समझ रहे हैं। जैसे बोलो कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी नहीं है या नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्ट नाम दे रहे हैं। कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, पानी नहीं है लेकिन फिर भी नाम शुगर के बेसिस पर दे रहे हैं। तो हमेशा कंसंट्रेशन किसके बेसिस पर होती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट तो कम है और पानी एज कंपेयर टू सेल, इसका मतलब सेल में सॉल्यूट ज्यादा है और पानी, समझ गए ये बात। वैसे अगर बात करें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो हम बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है ना मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल और पानी कम है, और इधर सॉल्यूट कम है और पानी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक की बात करोगे ना, तो आप बताओगे कि कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, समझ रहे हैं बात या नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन क्या बोल देंगे, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, मतलब दोनों तरफ वाटर और सॉल्यूट एक जैसे, सही है, यस और नो। यहां समझने की बात हो रहा है। आप देखो 5m सॉल्यूशन 6m की कंपेयर में, और 5m सॉल्यूशन 4m की कंपेयर में, 6m की कंपेयर में 5m कैसा, 4m की कंपेयर में। अच्छा इन तीनों में से बताओ पानी किसमें सबसे ज्यादा है, 4m में, और पानी सबसे कम तीनों में, एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, समझ रहे हैं बात क्या नहीं। तो क्या ये बातें समझ में आई आपको, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ। अब दोनों तरफ प्योर वाटर है, दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल है। अगर आप बताइए कि इधर 100 वाटर मॉलिक्यूल है, कितने, तो बोलो इधर भी वाटर मॉलिक्यूल कितने, 100, तो बताओ पानी ए से बी में जा रहा है, बी से ए में, दोनों में जा रहा है, बोलो डायनामिक इक्विलिब्रियम में, क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में कितने वाटर मॉलिक्यूल ए से बी में आएंगे उतने ही बी से ए में जाएंगे, यस और नो। अभी आप क्या करिए बच्चे की जो बी सिस्टम है, कौन सा, इस बी सिस्टम में बाहर से क्या मिला दीजिए, सॉल्यूट। मान लीजिए मैंने बाहर से 40 सॉल्यूट्स मिलाए, कितने, तो बताओ कि अब ये प्योर वाटर नहीं रहा, क्या नहीं रहा, ये प्योर वाटर नहीं रहा, प्योर वाटर नहीं रहा तो क्या हो गया, क्या हो गया, सॉल्यूशन, सही है बात या नहीं। तो बताइए सॉल्यूशन में डीपी कम हो जाएगा, क्योंकि अब 40 सॉल्यूट मिलाओगे ना, 40 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने के लिए 40 वाटर मॉलिक्यूल्स बिजी हो गए, तो 40 वाटर मॉलिक्यूल्स आर बिजी विद द 40 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल 60 है और इधर फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 है, तो इधर फ्री वाटर मॉलिक्यूल, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या हो गया, कम, समझे बात या नहीं। तो आप बताएंगे कि डीपी क्या हो गया, लेकिन ओपी बढ़ गया ना।
तो आप याद रखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डेवलप्ड ड्यू टू सॉल्यूट। तो आज के बाद याद करिए, बोलिए ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा ना उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्या होगा? देखो आप लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इन शॉर्ट ओपी, या फिर आप लिखो सॉल्यूट प्रेशर, बात एक ही है। सॉल्यूट का प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो इसको भी क्या लिखेंगे शॉर्ट में? ओपी। आप क्या कि सॉल्यूट प्रेशर को भी ब्रैकेट में एसपी मत लिखना। एसपी ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में एक टर्म है सक्शन प्रेशर, उसके लिए लिखी जाती है। तो आप एसपी कभी सॉल्यूट प्रेशर नहीं समझोगे। क्या समझोगे? तो अगर किसी क्वेश्चन में कभी एसपी लिखा होगा तो आप समझना कि सक्शन प्रेशर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सक्शन प्रेशर की। समझ रहे हैं बात? यस और नो? तो याद रहे बच्चे कि ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा। अब बताओ फ्री वाटर मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा है? ए में ज्यादा है बी में? हां, तो पानी ए से बी में जाएगा, बी से ए में? ए से पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ए टू वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ए टू, समझ रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ए टू। बोलो ये जो मूवमेंट है इसी मूवमेंट को हम नाम देंगे ऑस्मोसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लिखना जरूरी है, अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू, बोलो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहां जाना? हम देखो बात किसकी कर रहे हैं? तो बताइए एक ऐसी मेम्ब्रेन रखेंगे जो सॉल्यूट के लिए परमेबल नहीं है, केवल सॉल्वेंट के लिए परमेबल है। बोलो अगर सॉल्यूट इधर बी से कहां आता तो फिर ये ऑस्मोसिस नहीं रहता ना बच्चे। ऑस्मोसिस में हमें सिर्फ वाटर की मूवमेंट पढ़नी है, तो हमने मेम्ब्रेन ऐसी यूज की है जो सिर्फ किसको लेके जा रही है। तो आप इसको बदल के लिख सकते हैं, बोलो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब आप जब हायर से लोअर लिखेंगे तो पानी अपनी हायर टू लो जाएगा, लेकिन जब लो टू हाई लिखोगे तो सॉल्यूशन की लिखोगे। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ए में ज्यादा है बी में? बी में, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है। अब पानी ए से कहां जा रहा है? तो वाटर का कंसंट्रेशन ए में ज्यादा है बी में? और बोलो हाई कंसंट्रेशन टू डिफ्यूजन होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो। पूछो क्या? बोलो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल। समझ रही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छा पानी ए से बी में जाएगा कब तक? जब तक दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल ना हो जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आप देखिए बच्चे, प्योर वाटर का डीपी ज्यादा था और ओपी, और सॉल्यूशन का डीपी और ओपी। तो आप कह सकते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का जो वो लो डीपी टू तो बोलो डीपी हाई टू डीपी लो, लेकिन ओपी लो टू ओपी हाई। यहां एक बात का ख्याल रखिएगा कि वाटर का मूवमेंट लो ओपी वाले रीजन से हाई ओपी वाले रीजन में हो रहा है। वाटर का मूवमेंट लो ओपी वाले रीजन से लो ओपी वाले रीजन से, लेकिन ओपी की वजह से नहीं हो रहा। यहाँ वाटर मूवमेंट का कारण ओपी नहीं है, वाटर मूवमेंट का कारण तो डीपी है, क्योंकि पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन को कहां जा रहे हैं? अपने हाई डीपी टू कहां जा रहे हैं?
तो वाटर मूवमेंट का रीजन तो वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन प्रेशर है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन से पानी, लेकिन पानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो सॉल्यूट का होता है, वाटर का नहीं। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अगर कभी कारण आपसे पूछा जाए तो आप उसको ऑस्मोटिक प्रेशर मत बता देना कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी मूव कर रहा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर तो पानी का है ही नहीं, वो सॉल्यूट का है। फिर बचा रहता किसकी वजह से? बोलो डीपी की वजह से। पानी अपने हाई डीपी टू लो डीपी जाता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चले आगे और सुनो, बताइए किसी भी सॉल्यूशन में ओपी का पता लगाना हो कि भाई सॉल्यूशन का ओपी कितना, सॉल्यूशन का ओपी कितना, इसके दो तरीके हैं। मेजरमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर के तरीके कितने हैं? दो। एक तरीका तो है बोलो थ्योरेटिकल, और एक तरीका है प्रैक्टिकल। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल तरीके पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? थ्योरेटिकल तरीके में फॉर्मूला याद करो, एम आर टी, ओपी इज इक्वल टू, इसे आप सी आर टी भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहां एम का मतलब मोलर कंसंट्रेशन है, और अगर आप सी लिख देते हैं तो कंसंट्रेशन हो जाता है। अब वो चाहे मोलर के बेसिस पर पढ़ो चाहे आप नॉर्मेलिटी के बेसिस पर पढ़ो, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन भी पढ़ते हैं और नॉर्मेलिटी के बेसिस भी पढ़ते हैं। कैपिटल एन से लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं ना, तो आप सीआरटी भी बोल सकते हैं, आप एमआरटी भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही निकलना है इसका, ठीक है। यहाँ जो आर है वो गैस कांस्टेंट है। क्या है? इसकी वैल्यू आप बताएंगे 0.082, नेचुरल हम पढ़ते हैं जो, और टी जो है बच्चे वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्या है? बोलो 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन पढ़ते हैं इसको हम, 273 केल्विन। कोई प्रॉब्लम? अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन है, क्या है? ओपी बताओ, तो आप कहना ओपी इज इक्वल टू एमआरटी है। तो मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? गैस कांस्टेंट कितना है? 0.082 इनटू 273, तो आप बताना कि ओपी आएगा 22.4 एटीएम पास्कल या बार। यस और नो? लेकिन ये जो ओपी आपने बताया ना, ओपी इज इक्वल टू एमआरटी, बोलो ये हमने बताया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर आयंस नहीं देते, जैसे NaCl पानी में डिसॉल्व होता है तो Na+ और Cl- में टूटता है, लेकिन ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व होता है तो ग्लूकोज थोड़ी प्लस माइनस दे रहा है, ग्लूकोज तो ग्लूकोज है ना। तो ऐसे सॉल्यूट्स को क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं? लेकिन बच्चे जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे ना, बच गए, मेरे को लगा था क्या। तो जब हम बात करेंगे किसकी बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट की, तो फॉर्मूला होगा ओपी इज इक्वल टू आई एम आर टी या फिर ICRT, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मैंने कहा है ना आपसे। यहाँ आपको एमआरटी का तो यही मतलब है, मोलर कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेंपरेचर, लेकिन आई का मतलब है बोलो आयनाइजिंग कांस्टेंट। क्या है? आयनाइजिंग कांस्टेंट। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आपको बताना है आयनाइजिंग कांस्टेंट, जैसे आपने मैं बोला 1 MnACl सॉल्यूशन है, सही है, इसका ओपी बताइए कितना है? 1 MnACl सॉल्यूशन, सही है बात या नहीं? तो आप बताइए 1 MnACl सॉल्यूशन के लिए अगर इसके आई की वैल्यू की बात करोगे ना, तो कितनी आएगी? केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो ना आप, तब आपको पता चलता है। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आती है? तो आप बताओ इसका ओपी अगर पता करेंगे तो 2 × 1 × 0.082, यस और नो, × 273 केल्विन, सही है। तो ये वैल्यू आएगी बोलो 44.8 ATM पास्कल या बार। इसका मतलब आप देखो, इधर 1 MnACl है और इधर 1 M, तो मोलर कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है, मोलर कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है, यस और नो? तो मोलर कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम होते हुए भी ओपी नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा है, हाँ या ना?
तो बताओ ओपी इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होता है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट का? सेम मोलर कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट। आप देखो ना 1 m NaCl 1 m ग्लूकोज में से ओपी किसका ज्यादा है? अब आप सोचो अगर मैं आपको कंडीशन लिख के दूं, मैं कहूं कि भाई ये सेल है, ये सॉल्यूशन है, ये इनको हमने अलग किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। एक कंडीशन ये है जिसमें दो सॉल्यूशंस हैं, इनको हमने अलग किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ऐसे आप बताइए हमारे पास एक तीसरी कंडीशन है, इनको भी हमने अलग किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ए बी और बी, सही है। यहां मैं लिख रहा हूं 1 m NaCl सॉल्यूशन और इधर लिख रहा हूं 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो बताइए पानी कहां से कहां जाएगा? क्योंकि लो ओपी टू हाई ओपी जाता है, तो ओपी लो किसका आएगा? ग्लूकोज का, सेम कंसंट्रेशन पे। तो पानी जाएगा लो ओपी टू हाई ओपी, मतलब B2। और अगर मैं लिख दूं 1 m NaCl और 2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, दोनों तरफ इक्वल डायनामिक इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक जैसी मिलेगी आपको, ओपी की वैल्यू एक जैसी आएगी। लेकिन वहीं अगर मैं लिख दूं 1 m NaCl और 3 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो फिर पानी A to B जाना शुरू करेगा, तो 3 m ग्लूकोज का ओपी 1 m NaCl से ज्यादा होगा। सही है बात या नहीं? तो वाटर की मूवमेंट बदल जाएगी। तो ऐसे बदल सकते हैं आप इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से, पक्का? और सुनिए, बोलो ये तो हुआ हमारे पास प्रैक्टिकल उसका थ्योरेटिकल तरीका ओपी पता लगाने का। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की, और ये हमें एनसीईआरटी ने पढ़ाया है पेज नंबर 181 पर। फिगर है 11.4, है ना? इसको पढ़ते हैं। बोलिए, एक फनल है, चौड़े मुंह की फनल, बोलो थीसल फनल। फनल का नाम क्या है? थीसल फनल है। और इस थीसल फनल को बोलो एक बीकर पे टिप करके रखा गया है, लेकिन इसका जो वाइड माउथ है, कौन वहां पर, मतलब चौड़े मुंह पर क्या बांध दी गई है? एक मेम्ब्रेन। बोलो सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल। कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे सेमी बोलो चाहे बोलो, स्ट्रक्चर बहुत ही सिलेक्टिव है। बस उसी को सेमी और उसी को परमेबल बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्टिंग सॉल्यूशन। यस और नो? अब आप बताओ बीकर में क्या भरा हुआ है? पानी, ठीक है। और पानी की बात आती है तो आप बता देते हो प्योर वाटर की बात चल रही है। सही है बात या नहीं? तो बीकर में क्या है? प्योर वाटर। और बताइए फनल के अंदर क्या है? बोलो सॉल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बताइए ये शुगर सॉल्यूशन है और ये इसकी इनिशियल वैल्यू है यहां तक। अब मुझे बताइए बच्चे कि डीपी किसका ज्यादा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, सॉल्यूशन में या प्योर वाटर में? यहां मैक्सिमम मिलेगा आपको, लेकिन इधर डीपी कम होगा, इधर ओपी और इधर ओपी ज्यादा होगा। तो पानी जाता है हाई डीपी टू लो डीपी और लो ओपी टू। तो पानी अंदर जाएगा फनल के या बाहर निकलेगा? हाँ बेटा, अंदर जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल अगर अंदर जाएंगे तो सॉल्यूशन का लेवल इसमें राइज करेगा ना। अब राइज करके मान लो सॉल्यूशन का लेवल यहां तक आ गया ना ये, तो इनिशियल से सॉल्यूशन इतना मूव कर गया। बोलो ये है रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। तो बोलो फर्स्ट डायग्राम तो क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ऑस्मोसिस है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस की भाई ऑस्मोसिस हो रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन, वाटर मॉलिक्यूल यहां फनल के अंदर एंटर कर गए हैं बीकर से और सॉल्यूशन का जो लेवल है वो राइज कर गया है। हाँ या ना? लेकिन वहीं अगर बच्चे हम बात करें कि सेम डायग्राम है हमारे पास ये, ठीक है, और इसमें लग रही है एक फनल, वही थीसल फनल बोल दो आप, है ना, चौड़े मुंह की फनल। इसके माउथ पर एक मेम्ब्रेन, बोलोगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फनल के बाहर की तरफ क्या बना हुआ है? पानी, और अंदर शुगर सॉल्यूशन। सही है, और पानी अंदर जा रहा था। बोलो आज पैनल सही से चल नहीं रहा यार।
लैग कर रहा है ये बार बार, है ना, कोई बात नहीं, ग्रीस परिस्थितियों से लड़ना ही हमने सीखा है। चलो, तो पानी क्या हो रहा है, अब अंदर जा रहा है बीकर से फनल में, तो वाटर लेवल अंदर क्या हो रहा है, एंट्री का दर राइज कर रहा है, नहीं। अब आप क्या करोगे, ये जो हुआ था ना पहला डेमोन्स्ट्रेशन हमने पढ़ा, बोलो ये हमने पढ़ा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस पे पढ़ा हमने। अब क्या करते हैं कि इस डायग्राम में यहां बोलो पिस्टन लगाते हैं, पिस्टन क्या लगाते हैं, तो पिस्टन लगाने से क्या लगाएंगे, बोलो अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा प्रेशर लगा रहे हैं, बोलो जैसे जैसे ऊपर से क्या करते जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर, वाटर एंट्री स्लो होती जाएगी, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वाटर एंट्री, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वाटर एंट्री, समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो। तो जैसे जैसे क्या करते जाएंगे, वैसे वैसे वाटर एंट्री, बोलो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर एंट्री जीरो हो जाएगी। मान लो मैंने बाहर से प्रेशर लगाया कितना, 5 मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तो था ही, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसमें तो ऑस्मोसिस हो ही रहा, उसके अलावा मैंने प्रेशर कितना लगाया, तो वाटर एंट्री बंद हो गई, हाँ या ना, बोलो सॉल्यूशन का ओपी 5 है। प्रेशर विच रिक्वायर्ड, या ऐसे बोलो एक्सटर्नल प्रेशर विच रिक्वायर्ड द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द फनल is equal to osmotic pressure। वो प्रेशर इक्वल हो गया है ऑस्मोटिक प्रेशर के, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर की वैल्यू इक्वल है ऑस्मोटिक प्रेशर के। क्या पिस्टन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बोलो नहीं नहीं सर, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सॉल्यूट का होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है, सॉल्यूट का, समझ रहे हैं बात या नहीं। तो इसका मतलब अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पर वाटर एंट्री क्या हो रही है, लेकिन जिस प्रेशर पर वाटर एंट्री क्या हो जाएगी, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। बोल रहे हैं, समझ रहे हैं बेटा, खड़े हो आप ब्लू शर्ट में, हाँ वहां खड़े हो जाओ, जाके वहां पीछे बात के, किताब ले जाओ साथ में, समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, बंद हो जाएगा। वो प्रेशर किसके इक्वल है, क्या वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है, नहीं, उसकी वैल्यू उसके बराबर है। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट मान लो कितने, मेरे को बाहर से प्रेशर कितना लगाना पड़ा, सोचो सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने, तो बाहर से प्रेशर भी, बोलो जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना बाहर से प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 181 सेकंड पैराग्राफ पहली लाइन, external pressure can be applied from the upper part of the funnel to prevent the water into the, yes or no, this pressure to require the prevent the entry of the water into the funnel is in fact a osmotic pressure। बच्चा कहता है अभी तो आपने कहा था कि osmotic pressure नहीं होता, और एनसीईआरटी लिख रही है, वो लिख रही है is in fact a, बच्चा यहीं तक पढ़ के ना काउंटर पे आगे पीछे टीचर के भागने लग जाता है, आगे लाइन नहीं पढ़ता, और आगे लाइन में क्या लिखा है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कि बाहर से जो प्रेशर लगाना पड़ रहा है वो किसकी वजह से लगाना पड़ रहा है, एग्जैक्टली, तो ओपी किसकी वजह से आता है, हाँ, पिस्टन लगा के हम पता लगा रहे हैं, तो बोलो मोर सॉल्यूट मींस मोर प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर। सही है बात या नहीं। अब जैसे बच्चे को मैं बात पढ़ाता हूं तो अगला क्वेश्चन बच्चे का काउंटर में क्या आता है, सर ये तो चलो आपने 5 प्रेशर लगाया, वाटर एंट्री बंद हो गई, अगर मैं प्रेशर 5 से कितना कर दूं 6, मैं पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ बच्चे के 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कभी प्रेशर लगाने पर वाटर एंट्री बंद क्यों हो जाती है, और दूसरा क्वेश्चन, कभी प्रेशर जो रिक्वायर्ड प्रेशर से ज्यादा लगाने पर वाटर बाहर क्यों आ जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, लेकिन कब, जब मैं वाटर पोटेंशियल में एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा प्रेशर पोटेंशियल, तब बताऊंगा। अभी दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए कि प्रेशर लगाने पर वाटर एंट्री बंद, और दूसरा प्रेशर जरूरत से जितना चाहिए उससे ज्यादा लगाने पर वाटर बाहर क्यों आ जाता है।
क्लियर है बात? यस और नो? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? पक्का? और सुनेंगे। फिर क्या हुआ कि अभी यहां ध्यान रखेंगे कि अंदर शुगर सॉल्यूशन है ना, बेसिकली क्या एनसीआर के लिए शुगर यूज किया, यहां पर सुक्रोज है, सुक्रोज डाइसैकेराइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है सुक्रोज। तो एनसीआर के लिए अभी इस मेम्ब्रेन के बारे में हमें पढ़ाया कि भाई ये सुक्रोज बाहर नहीं आ रही, सिर्फ पानी अंदर जा रहा है। सही बात है, सिर्फ पानी अंदर जा रहा है। क्या शुगर बाहर आ रही थी? सिर्फ अंदर कौन जा रहा था? कब तक जाएगा? अरे जब तक कि दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल ना हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर लगाने का तो बाहर का खेल है, वो तो हम लगा रहे हैं, नेचुरल बात चल रही है अभी। तो पानी अंदर कब तक जाएगा? जब तक अंदर और बाहर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल, अंदर और बाहर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल। अब ये बात है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। क्या शुगर की कंसंट्रेशन इक्वल होगी? अगर अंदर शुगर के मॉलिक्यूल फनल में 40 है तो 40 ही रहेंगे, क्योंकि वो बाहर। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि सोचो अगर यहाँ हम एक ऐसी मेम्ब्रेन यूज कर लें, भाई साहब आप भी खड़े हो जाओ। हाँ, अगर हम एक ऐसी मेम्ब्रेन यूज कर लें, एक जो क्या करेगी, शुगर को भी आने जाने दे, शुगर को भी आने जाने दे, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा? अगर हाँ तो किसका? वाटर का, सॉल्यूट का, या दोनों का? एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पहला पैराग्राफ लास्ट की लाइनें 3 पढ़ के देखो। इन केस sucrose does diffuse out the membrane from the funnel to beaker, does ever have been, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या इक्विलिब्रियम रीच्ड? तो आपका आंसर क्या होगा? यस। लेकिन इस बार जो इक्विलिब्रियम आएगा पूरे सॉल्यूशन का आएगा। और बताइए इस बार हमने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? वो मतलब एनिमल्स के इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज आती है ना, काफी बड़ी होती है, पिस्टन उसमें है ही, बस जिस तरफ नीडल लगाते हैं ना अपने, उस हिस्से को काट दो तो ये तैयार हो गया आपका सिस्टम। अब एक तरफ क्या लगानी पड़ेगी? मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल या सेल्फी परमेबल मेम्ब्रेन कहां से लाएं? बोलो सेल से। सेल कौन? बोलो अंडा। एग तोड़ो, अंदर से जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन और यॉक निकलता है, अगर आप खाते हैं तो ऑमलेट बनाइए और खा जाइए, और अगर नहीं खाते हैं तो उसे फेंक दीजिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए? शेल। शेल के अंदर की तरफ देखना, कैल्शियम कार्बोनेट शेल के अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन दिखती है आपको। ये मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। इसे आप डाइल्यूट एक्सीएल में रखें। डाइल्यूट एक्सीएल कहां मिलेगा? घर में अवेलेबल हो जाता है इजीली। जितने भी क्लीनर होते हैं, लाइजोल वगैरह जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं, सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पक्का होता है, क्योंकि उसके बिना तो हार्ड स्ट्रेन जाते ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात यानी? तो सब में कुछ ना कुछ मतलब हार्पिक वगैरह यूज करते हैं, सब में क्या प्रेजेंट है? एचसीएल, डाइल्यूट एचसीएल प्रेजेंट है। पानी मिलाइए, डाइल्यूट करिए और उसके अंदर इस शेल को रख दीजिए। वो लोग कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको एचसीएल क्या कर देता है? डिसॉल्व। सिर्फ बचेगी क्या? मेम्ब्रेन। उठाइए और यूज लीजिए, है ना? बच्चा कहता है देखो सर कितना जानते हैं, है ना? लेकिन ये आपको भी जानना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछो कैसे? एनसीईआरटी पेज नंबर 181 का ऊपर अभी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, इन केस वाला, उसके ऊपर की 4-5 लाइनें पढ़ो, देखो सारी बातें एनसीईआरटी में, लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता इन चीजों पर। आप दोनों ने अभी तक मेरे को सॉरी बोला ही नहीं, देखो, है ना? है ना? बोलना चाहिए था ना? तो सो जाता है बार बार आंखें बंद करके। पता किसको नहीं है? बता। हाँ ऐसे, अब पता चल गया? तुम्हें क्या लगता है कि भाई 100, 150, 200 की क्लास बैठी है तो टीचर का ध्यान नहीं है बच्चे पे? मैंने कहा ना, हर एक बच्चे पे ध्यान है। और मुझे तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप मिलते हैं जिन्होंने पूरा भरोसा करके यहाँ भेजा है। और किस पे भरोसा किया? हम जैसे मास्टरों पे। और हम अगर आपके लिए ईमानदार नहीं हो तो काम कैसे चलेगा? प्यार से पढ़ोगे, प्यार से पढ़ाएंगे। समझ रहे बात या नहीं? और अगर चाहोगे कि नहीं नहीं मेरे को तो डिसिप्लिन में बैठना नहीं आता, तो वो फिर मैं बिठाना जानता हूँ, वो वाला हिसाब है। बच्चे ईमानदार रहिए अपने लिए अंदर से। नहीं समझ रहे बात? एग्जैक्टली। चले भी आगे? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, चलो बैठो फिर आप भी।
हाँ नहीं, थीसल फनल का नहीं, पिस्टन का। वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ओपी थोड़ी बढ़ रहा है ना, वही तो कह रहा हूँ कि क्यों जा रहा है, इसका रीजन आगे चल के बताऊंगा। बड़े भी आगे क्या ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी समझ में आया आपको? एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पे ना सेकंड पैराग्राफ की लास्ट की 4 लाइनें ना, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये लाइन अभी नहीं पढ़ाई मैंने। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल का है बात, और पोटेंशियल के बारे में अभी तक हमने कोई डिस्कशन नहीं की है। ठीक है, अभी तक बताइए जो बातें हम ऑस्मोसिस के बारे में कर रहे हैं, बोलिए ऐसे। उसमें कहीं भी लिविंग सिस्टम को इंक्लूड नहीं, चलो अब आओ लिविंग सिस्टम को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं, है ना। तो सिर्फ फनल से काम, सेल से काम चलेगा। बोलो ये 3 सिस्टम है अलग अलग। फर्स्ट में सॉल्यूशन है, बोलो हाइपोटोनिक। सेकंड में सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। थर्ड में सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। तो पानी सबसे ज्यादा किसमें किसमें है? हाइपोटोनिक में। सही है। अब आप बताइए कि भाई एक प्लांट है, उसके 3 सेल एक जैसे, जो साइज में, शेप में और उनके अंदर जो कंटेंट है वो सब एक जैसा ही है, वॉल्यूम भी सेल का सबका एक जैसा है। 3 प्लांट सेल है हमारे पास। तीनों प्लांट सेल को, जो कि एक जैसी प्लांट सेल है, तीनों प्लांट सेल को हमने रखा कहां पर? बोलो, पहले रखा एक सेल को हाइपोटोनिक में। किसमें रखा? हाइपोटोनिक में। और ये इसकी सेल वॉल है। ये सेल की क्या है? कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं है ना, सिलेक्ट होगा कहां से? हाँ शेप बना लेते हैं, ये ठीक है। हाँ ये क्या है? सेल वॉल। बोलो सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर की तरफ बोलो सेल मेम्ब्रेन। वॉल के अंदर की तरफ कौन है? ये जो ग्रीन कलर में बना रहा हूं ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन। सही है, वॉल है, वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। सही है। चलो जितने में ढूंढेंगे तब तक तो डायग्राम बना लूंगा मैं। ये दूसरी सेल है, सेम शेप की है, ये इसकी सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप बताइए जो ग्रीन कलर की हमने बनाई है ना बाउंड्री, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं कोई। तीसरा डायग्राम बना रहा हूं, थर्ड डायग्राम भी सेल का ही है। सेम हमने कहा ना कि एक टिश्यू से हमने 3 सेल निकाली है और तीनों की शेप एक जैसी है, साइज एक जैसा है, उनका वॉल्यूम एक जैसा है। सही है। तो ये बताइए इसकी तीसरी सेल है जिसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। 3 प्लांट सेल है, एक को रखा है हाइपो में, एक को रखा है आइसो में, एक को रखा है हाइपर सॉल्यूशन में, और ये इसकी अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। साथ ही साथ याद रखिए वैक्यूल का साइज, जिस सेल को हमने रखा है हाइपोटोनिक में उसमें वैक्यूल का साइज, जिसको रखा है हमने आइसोटोनिक में उसमें छोटा है, और जो रखी है हमने किसमें, उसमें सबसे छोटा साइज है। ऐसा कैसे हो गया, इस पे आते हैं हम अपने। आप बताइए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट सेल से ज्यादा है। सही है, तो बाहर से वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा। कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एरो शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है? तो बोलो जो वाटर सॉल्यूशन से सेल के
अंदर जाएगा, तो आप इसे बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? एंड ऑस्मोसिस। कि पानी जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अब पानी जब बाहर से अंदर जाएगा तो ये एंड ऑस्मोसिस है। एंड ऑस्मोसिस है, अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा और एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर बढ़ेगा। बोलो जो एक्स्ट्रा वाटर वैक्यूल में रखा जाएगा, तो वैक्यूल का साइज, इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल के वैक्यूल का साइज सबसे बड़ा रखा है। क्लियर है बात या नहीं? तो वैक्यूल का साइज यहाँ क्या हो गया? वैक्यूल का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो बोल दो क्या हो गया? ये एंड ऑस्मोसिस की वजह से। क्लियर है बात या नहीं? वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि अंदर से जो प्रोटोप्लाज्म है, कौन? वो अंदर से बाहर की तरफ सेल वॉल पर क्या लगाने लग गया? क्या लगाने लग गया? बोलो इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। इन शॉर्ट टीपी। इन शॉर्ट क्या याद करेंगे? टीपी। लेकिन वही याद करिए कि जब टर्गर प्रेशर लगता है तो वॉल की रिजिडिटी की वजह से बाहर से वॉल कहते हैं कि नहीं नहीं फटना नहीं है, तो वॉल की रिजिडिटी भी प्रेशर लगा रही है। ये जो प्रेशर लग रहा है इसको हम कहेंगे वॉल प्रेशर। क्या कहेंगे? इन शॉर्ट बताइए, ऐसी सेल जिसमें वाटर एंटर करता है, एंटर से अंदर से प्रेशर जो है बच्चे वो बाहर की तरफ टर्गर प्रेशर लग रहा है, ऐसी सेल को हम टर्जिड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? और टर्जिड सेल में जो वैल्यू टीपी की होती है वही वैल्यू डब्ल्यूपीपी की होती है। समझ रहे हैं बात हमें? और बोलो वॉल पर प्रेशर लगना, इसका मतलब है कि यहाँ टर्गर प्रेशर जो है हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। कैसा कंसीडर कर रहे हैं? कि प्रेशर लग रहा है किस पर, तो हम प्रेशर कैसा कंसीडर कर रहे हैं? पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे? प्रॉब्लम? यस सर कौन बोल रहा है? अच्छा समझ आ गया। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। अब बताइए जब सेल को किस पे रखा हमने, तो बोलो जितना पानी जाएगा अंदर उतना ही आएगा बाहर, क्योंकि दोनों तरफ वाटर कंटेंट सेम है। यस और नो? यस और नो? तो बताएंगे कि मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में गैप तो नहीं दिखेगा, लेकिन मेम्ब्रेन वॉल पर प्रेशर भी नहीं लगा रही, क्योंकि प्रेशर तब लगता है जब पानी क्या हो? एक्स्ट्रा वाटर तो है ही नहीं, उतना ही है जितना सेल में आ सकता है पानी। तो बताइए सेल ढीली डाली है और यहाँ टर्गर प्रेशर की वैल्यू 0 है, मतलब मेम्ब्रेन वॉल पर कोई प्रेशर। ऐसी सेल को बोलो फ्लैसिड सेल कहते हैं। लेकिन जब हमने सेल को रखा बच्चे हाइपरटोनिक में, तो यहाँ पानी का कंटेंट सॉल्यूशन के अंदर क्या है? कम, और सेल में क्या है? तो बताइए कि पानी सेल से बाहर निकलेगा ना, और जब पानी सेल से क्या होगा? तो इसे कहेंगे हम एक्सऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? बोलो इसका दूसरा नाम, बोलो प्लाज्मोलाइसिस। तो बोलो एक्सऑस्मोसिस या प्लाज्मोलाइसिस। बोलो एक्सऑस्मोसिस या प्लाज्मोलाइसिस। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब इसमें से पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा, तो सेल का प्रोटोप्लाज्म का साइज छोटा होगा, तो वॉल मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगी? इस प्रोसेस का नाम तो हो गया एक्सऑस्मोसिस या प्लाज्मो, और इस सेल को बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या भाई कहेंगे? और उसके लिए टीपी कंसीडर करते हैं हम नेगेटिव। बोलो वॉल पर प्रेशर लगे पॉजिटिव, क्या लगे? 0। वॉल से दूर हटे, डायरेक्शन के बेस पर आ गए ना हम। किसके बेस पर आ गए? डायरेक्शन के बेस पर। समझ रहे हो बात या नहीं? यस और नो? इधर मेरे पास तो भी उठो, दोनों आओ यहाँ मेरे पास। तुम मेरी तरफ ऐसे करके खड़ा हो, ऐसे तुम भी ऐसे करके खड़ा हो उसकी तरफ, दोनों हाथ चिपका लो। देखो वो वॉल है, रिजिड है ना भाई, ये मेम्ब्रेन है,
सही है। बोलो अभी तक क्या है कि मेम्ब्रेन और वॉल एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल चिपके हुए हैं, लेकिन मेम्ब्रेन वॉल पर कोई प्रेशर नहीं लगा रही। टर्बो प्रेशर कैसा है? वाटर मॉलिक्यूल अंदर आया, मुझे वाटर मॉलिक्यूल मान लो आप, मैं अंदर आया तो मेम्ब्रेन वॉल पर क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। अब मेम्ब्रेन वॉल पर प्रेशर लगा रही है तो वॉल अपने आप को अपनी उसी पोजीशन में रखना चाह रही है, तो वो मेम्ब्रेन को क्या कर रही है? अपोज उतने ही प्रेशर के साथ। तो बोलो जो प्रेशर इधर से मेम्ब्रेन वॉल पर लगा रही है वो तो कर्वेट प्रेशर है, और उधर से वॉल लगा रही है वो, सही है बात या नहीं? अब जैसे मैंने प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगने लग गया, लेकिन जब वाटर एंटर तो नहीं लग रहा। अब आप सोचो जब पानी बाहर निकलेगा तो मेम्ब्रेन वॉल से क्या हो जाएगी? आप वैसे रख पाइए, सही है बात या नहीं? मेम्ब्रेन वॉल से क्या हो जाएगी? तो बोलो मेम्ब्रेन वॉल पर प्रेशर उस डायरेक्शन में लगाती है तो पॉजिटिव, नहीं लगाती तो, और उससे दूर रखती है तो इस डायरेक्शन की वजह से हमने क्या कर लिया, नेगेटिव कंसीडर कर लिया। हालांकि सेल नहीं करेगी मेरा प्रेशर नेगेटिव है, हम कहते हैं कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल का टर्गर प्रेशर कंसीडर्ड एज नेगेटिव। हम कंसीडर करते हैं कि नेगेटिव है, सेल थोड़ी करेगी मेरा प्रेशर नेगेटिव है, हमने डायरेक्शन की वजह से उसको कंसीडर कर लिया एज ए नेगेटिव प्रेशर। थैंक यू मेम्ब्रेन सर। समझे बात या नहीं? तो वॉल पर लगे तो पॉजिटिव, नहीं लगे तो, और वॉल से दूर हो तो। यहां ध्यान रखिएगा कि पानी पहले साइटोप्लाज्म से बाहर आता है, फर्स्ट आउट फ्रॉम एंड देन वैक्यूल। बोलो वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज फ्रॉम cytoplasm and then from vacuole। तो पहले पानी कहां से निकलेगा और फिर कहां से निकलेगा? ऐसे इधर समझना, पहले पानी साइटोप्लाज्म में जाएगा और फिर वैक्यूल में जाएगा, सही है बात या नहीं? एनसीईआरटी कहते हैं कि जब आपने एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो प्लाज्मोलाइसिस हुआ। क्या हुआ? तो मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में गैप बन गया ना? इस गैप में क्या है आप बताइए? इस गैप में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा? मतलब जो सॉल्यूशन बाहर है ना यहाँ, वही यहाँ है। पूछो क्यों? बोलो सेल वॉल इज ए परमिएबल बाउंड्री। बोलो सेल वॉल इज ए तो वो कहती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मुझ में कोई फर्क नहीं है, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए कि जो सॉल्यूशन बाहर की तरफ भरा हुआ था ना, वही मेम्ब्रेन वॉल को क्रॉस करके मेम्ब्रेन और वॉल के बीच वाले एरिया में आ जाता है। यस और नो? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो याद रखेंगे बच्चे की हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको वॉल और मेम्ब्रेन के बीच वाले गैप में। कौन सा सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मिलेगा मेम्ब्रेन और वॉल वाले बीच वाले गैप में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बढ़ू आगे? अच्छे से ध्यान दीजिए एक बात पे और पूछिए क्या? एनसीईआरटी पेज नंबर 182 पे ना ये तीनों डायग्राम है ऊपर है क्या? उसमें देखो डायग्राम्स के ठीक नीचे पहला पैराग्राफ जहाँ खत्म हो रहा है ना, उसके बाद एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट ऑक्युपाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रिंक प्रोटोप्लाज्म इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो स्पेस है इसमें क्या भरा हुआ मिलेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बात या नहीं? अब यहाँ एक बात का ध्यान और रखना है। पूछो क्या? कि जब हम बात करते हैं किसकी, तो टर्जिड सेल के दो टाइप आपको याद करने हैं। बोलो एक तो होती है फुल्ली टर्जिड सेल और एक होती है पार्शियल टर्जिड सेल। एक तो होती है पार्शियल टर्जिड सेल और एक होती है, बोलो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? भी है दोनों टर्जिड सेल। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे स्कूल का टाइम है आपका, आप स्कूल में पढ़ते थे ना जब, यस और नो? तो स्कूल टाइम में आपको पता है कि जिनके टाइम पे भाई रिसेस का टाइम होता था 4-5 क्लास के बाद, 35-40 मिनट की 4 क्लास 5 क्लास होने के बाद रिसेस होती थी 12-12:30 के आसपास। तो आप क्या लास्ट क्लास खत्म होने से पहले पहले कोशिश करते थे खाना लास्ट के 5 मिनट में खा जाओ बस आप, उधर फाइनल बेल लगेगी और इधर हम खेलने शुरू हो जाएंगे। मई जून का महीना फुल गर्मी और आपने खूब खेला आधे घंटे 40 मिनट टिका के, उसके बाद फाइनल बेल लगेगी, चलो भाई सेकंड शिफ्ट शुरू हो रही है।
अब आपको क्लासरूम में जाना है, लेकिन क्लासरूम में जाने से पहले सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती थी? हाँ, मई जून का महीना ना, पानी पीने वाली जगह पे। और जैसे हमें नल मिलता था तो गिलास होते तो ठीक है, नहीं होते तो नल ऑन करके पीना शुरू करते थे, पीते जाते थे। जब सांस आना बंद हो जाता तब छोड़ते थे, ऐसे करके छोड़ के फिर आते थे बाहर, फिर क्लास में आके बैठते थे। फिर क्लास में बैठने के बाद फील आता था एक, पानी ज्यादा पी गए। ये है फुल्ली टर्जिन कंडीशन। यहाँ तक जब पानी फील हो जाता था ना, ये है फुल्ली टर्जिन कंडीशन। मतलब इसका ऐसा समझो कि आपको प्यास 3 गिलास पानी की है, कितने की? और आपको पिलाया ही नहीं गया पानी, बोलो प्लाज्मोलाइज कंडीशन। पानी की जरूरत ज्यादा और पानी पिया है नहीं, बोलो 3 गिलास पानी की जरूरत और 3 ही पिया, फ्लैसिड है, सेल है, जितनी जरूरत है उतने ही पानी है। आप बताइए टर्जिडिटी का मतलब होता है पानी जरूरत से क्या है। आपको प्यास कितने गिलास की थी? पी गए कितने? पी कितने सकते हो? मैक्सिमम 10। कितने गिलास पानी पी जाओगे? पिया कितना है? जरूरत कितने की थी? बोलो 3 से ज्यादा पिया है, अभी और आ सकता है, पार्शियली टर्जिड। इतना ज्यादा पी गए अब और पानी नहीं आ सकता, ये फुल्ली टर्जिड कंडीशन होता ना। 10 गिलास पानी पी गया फुल, उसके बाद में बस एक घूंट और, आप कहते गुरु जी अब अंदर गया तो सारा बाहर आ जाएगा, वो कंडीशन है फुल्ली टर्जिड। कि भाई एक भी वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर, तो मतलब पानी जरूरत से ज्यादा है, पानी आ ही नहीं सकता, पानी जरूरत से ज्यादा है और आ सकता है, पानी जरूरत जितना ही है, जरूरत से भी कम है। सही है बात या नहीं? एक बात याद कर लेंगे आप, पूछिए क्या, कि टर्गर प्रेशर फ्री सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल नहीं है। कौन नहीं है एप्लीकेबल? किस पर? पूछो क्यों? टर्गर प्रेशर टर्म जो है बच्चे को एक ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, जिसमें मेम्ब्रेन वॉल सब होता है। आप बताओ, ये बोतल है, इस बोतल में 4 गिलास पानी आता है, कितना? अच्छा, वो बच्चा खड़ा हो जो 4.5 गिलास पानी डाल देगा इसमें, 4 गिलास से ज्यादा डाल देगा, अच्छा कोई भी नहीं है, 3.5 वाला सारे खड़े हो जाएंगे। नहीं समझ यार मेरी बात? इसका मतलब इसमें इसकी लिमिट से ज्यादा पानी, फिर टर्गर प्रेशर कैसे लगेगा? क्योंकि टर्गर प्रेशर लगता है तब जब पानी की जरूरत से ज्यादा होता है, लिमिट से ज्यादा होता है ना। और फ्री सॉल्यूशन में एक लिमिट से ज्यादा पानी, तो बोलो फिर टर्गर प्रेशर कैसा लग सकता है? टर्गर प्रेशर लगता कब है? हाँ, जब पानी लिमिट से क्या हो। एग्जैक्टली समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से। मतलब मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में गैप नहीं है और पानी इतना ही चाहिए, बोलो फ्लैसिड कंडीशन है। मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में गैप नहीं है, लेकिन पानी जरूरत से क्या है, तो ये टर्जिड कंडीशन है। तो टर्गर प्रेशर कब लगेगा? जब पानी लिमिट से सेल के अंदर ज्यादा हो। कोई प्रॉब्लम? एक बात और सुन लो, आपने सेल को रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सेल का हो गया प्लाज्मोलाइसिस। सेल का क्या हो गया? प्लाज्मोलाइसिस। आप बताइए कि अगर इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यहां से निकालकर हम फिर से एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, किसमें रखें? तो आप बताइए इस सेल के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा? यस और नो? और बताइए हो जाएगा डीप्लाज्मोलाइसिस। क्या हो जाएगा? तो आज के बाद याद करेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। प्लाज्मोलाइसिस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन? कैसा? यस और नो? आप बताइए अगर प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसका मतलब अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज हो गया तो उसे फिर से क्या किया जा सकता है? लेकिन एक शर्त है, जल्दी करना पड़ेगा। बोलो अगर कोई सेल लंबे टाइम तक प्लाज्मोलाइज रह गई तो डेथ हो जाएगी उसकी। तो प्लाज्मोलाइसिस जो होता है बच्चे लॉन्ग टाइम के लिए क्या है? डेथ कॉजिंग। लॉन्ग टाइम के लिए प्लाज्मोलाइसिस क्या है? डेथ कॉजिंग। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? तो इसी फीचर का प्लाज्मोलाइसिस के इसी फीचर का कि लंबे टाइम तक वो सेल प्लाज्मोलाइज रह जाए तो मर जाती है,
इसी फीचर का यूज करते हैं हम हमारे फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए। अचार, जैम, जेली, मुरब्बा बनता है ना, ये सब क्या है बोलो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में स्टोर किए जाते हैं। सॉल्ट ज्यादा कंसंट्रेशन रखी जाती है अचार के अंदर, लेकिन जैम, जेली, मुरब्बा इनमें शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब देखो अभी मौसम कौन सा चल रहा है, सर्दियों का, गाजर की ग्रोथ का टाइम है ये, ग्रोइंग सीजन में हम गाजर अच्छे से खाते हैं, लाल लाल गाजरें आती है मार्केट में, जूस भी पीते हैं। अपने घर पे गाजर की सब्जी बनी हुई है, बनी हुई ना, अब सब्जी बनी, मम्मी ने बना के रख दी और आपसे आपने कहा कि भूख लगी है, तो मम्मी ने कहा सब्जी रोटी बनी पड़ी है, डाल और खा, इतना बड़ा तो हुई है। आप किचन में गए, आपने थाली में सब्जी डाली, रोटी रखी और आपने खाना शुरू कर दिया, लेकिन एक गलती हो गई आपसे, जिस बर्तन से आपने सब्जी डाली थी दोबारा उसको ढकना भूल गए। उसके बाद जो मम्मी किचन में आती है तो क्या सुनाती है, हाँ तो किसी और ने तो खाना ही, तुम ही हो बस शहंशाह, यहाँ ये वो ऐसे वैसे, लाड साहब को तो कुछ ध्यान नहीं रहता, टीवी दिखा लो इसको सारा दिन, ये कर लो वो कर लो, होता है ना ऐसा, हाँ। लेकिन अब आप सॉरी बोलते तो होगी गलती, लेकिन आप वही सोचो कि अगर गाजर का अचार पड़ा हो साइड में ऐसे डब्बे में, और उस गाजर के अचार को आपने लिया हो और आप ढक्कन बंद करना भूल गए, डांटती नहीं मम्मी, बस इतना कहती है बेटा अचार का ढक्कन तो बंद कर देता, पर इतना बंद करके रख देती है साइड में खुद ही। अब सोचो सब्जी के लिए इतनी डांट और अचार के लिए डांट ही है, दोनों ही गाजर के। लेकिन पता है ना कि गाजर मतलब सब्जी जो बनाई है हमने, बच्चे वेजिटेबल जो बनाया है वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर ऊपर चला गया उसके अंदर तो जर्मिनेट कर जाएगा और इन्फेक्ट कर देगा उसको। लेकिन अगर अचार के अंदर बैक्टीरिया गिर गया तो पिघल जाएगा और वही मर जाएगा उसमें, लंबे टाइम तक प्लाज्मोलाइज रह जाएगा। नहीं समझ रहा मेरी बात, तो मम्मी को बचपन में ऐसी डांट पड़ी है इसलिए वो हमें डांट रही है, नहीं समझ रहे मेरी बात। वही आप सोचो कि अगर कोई किसान खेत में सॉल्ट डाल दे, मतलब फर्टिलाइजर डाल दे, लेकिन पानी दे ही ना, तो बोलो सॉइल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉइल उस प्लांट के लिए हाइपरटोनिक हो जाएगी, तो प्लांट अच्छे से पानी एब्सॉर्ब, आप बताइए ना, प्लांट मुरझा जाएगा। इसलिए किसान इस बात का ख्याल रखता है कि जो फर्टिलाइजर जब देता है ना बच्चे सॉइल के अंदर, तो या तो पानी के साथ, या पहले फर्टिलाइजर फिर पानी, और या फिर पानी फिर फर्टिलाइजर, ये जरूर करता है वो, पानी जरूर साथ में रखता है। इसका रीजन यही है ताकि सॉइल क्या ना हो, हाइपरटोनिक। कितने लोगों को ऊपर से कही ये बातें, तो या तो मैंने पढ़ा ज्यादा बढ़िया दिया है, फिर आपको कुछ पता ही नहीं चला, पक्का ना, सारी बातें समझ में आई हैं अच्छे से, एंडोस्मोसिस, एक्सॉस्मोसिस, फ्लैक्सिड सेल, टर्जिड सेल, फुली टर्जिड, पार्शियली टर्जिड, सब दिमाग में आ गया आपके। और नेगेटिव कब कंसीडर करेंगे टर्गो प्रेशर को, पॉजिटिव कब कंसीडर करेंगे, समझ आ गया है। और प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है या है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ पूछेंगे, और सुन लो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं टर्गो प्रेशर, वॉल प्रेशर हमने पढ़ लिया। अच्छा एक छोटी सी बात और बोलता हूँ आपके लिए, बड़ी अच्छी है, पूछो क्या। प्लांट सेल को अगर वाटर ड्रॉप के अंदर रखा जाए तो फटती नहीं, फ्रैक्चर नहीं होती, क्यों? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल की वजह से बच्चे ये रैप्चर नहीं होगी, फटेगी नहीं। सभी ये बात है नहीं। एनिमल सेल को प्लांट में पानी में रखते हैं तो क्यों? क्योंकि टर्गो प्रेशर तो डेवलप होता है, लेकिन उसको रेजिस्ट करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वॉल प्रेशर नहीं होता। क्या नहीं होता, लेकिन क्या होता है एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बढ़े आगे और सुन लो। अब जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है डीपीडी, बोलो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट या डेफिशिएंसी, सही है। डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, डीपीडी। जैसे वही बात आप बताइए कि भाई हमारे पास ना एक, ये क्या बन गया, मैंने सीधी नहीं खींची, एक बीकर है, बोलो ऐसे, इसमें है पानी, और मैंने कहा कि जब मैं वाटर की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे ना। हाँ देखो बच्चों, सरदार हूं मैं
पंजाबी बोलता हूँ तो मैं जब हिंदी बोलूंगा तो आपको पता है ना वो एक्सेंट तो वही रहेगा साथ में, तो आप मेरी कॉपी करने की कोशिश मत किया करें, नेचुरल में। समझ रहे बात है, ये बेवकूफी होती है, नहीं समझ रहे मेरी बात। कि अगर मैं अभी तो चलो आप मेरे को सामने से देख ही रहे हो, लेकिन अगर मैं किसी से फोन पे बात करूं, पहली बार उसने मुझे देखा नहीं है, तो मैं अगर हिंदी में बात करूंगा उससे इंग्लिश में बात, तो उसको पता है कि सामने को सरदार बंदा है जो इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। नहीं समझ रहे मेरी बात, क्योंकि मदर टंग तो वही रहेगी ना बेसिक, तो आप ऐसे उसको कॉपी करने की कोशिश ना किया करें। हाँ सही बात है बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे बनिए, ये क्या फिर आदत में आ जाएगी आपकी। और फ्यूचर में मान लो आपके कॉलेज का कोई लेक्चरर हुआ है ना, हाँ सही बात है, साउथ से या इधर उधर से कहीं से भी कोई लेक्चरर हुआ, तो आप उनको वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनको कॉपी कर देंगे, और बंदा इज्जत में ले गया तो फिर आपके सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आदत में मत लेके आइए चीजों को, समझदार बनिए, आप अच्छे बच्चे हैं। और हमारी हरकतें ये हमें दिखा देती है कि हमारे संस्कार कैसे, समझ रहे बात है नहीं, तो संस्कारी बच्चे बनिए। हम इंडियंस हैं और हम में संस्कार कूट कूट के भरे जाते हैं, सबसे ज्यादा हमें स्कूल का मास्टर कूटता है नहीं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दोनों तरफ प्योर वाटर है, दोनों तरफ। तो आप बताइए कि डीपी मैक्सिमम, ओपी जीरो और मिनिमम वैल्यू। अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, तो चलिए अब डीपीडी की बात करते हैं। बोलो प्योर वाटर का डीपीडी जीरो होता है एंड द जीरो इज मिनिमम वैल्यू फॉर द डीपीडी। अब डीपीडी क्या होता है उसको मैं क्लियर करता हूं आपको। ऐसे आप बताइए इस वाले सिस्टम में भी क्या है, प्योर वाटर, प्योर वाटर का डीपी मैक्सिमम, ओपी जीरो मींस मिनिमम, और डीपीडी जीरो मींस मिनिमम। सही है बात या नहीं? ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम, प्रॉब्लम यहां तक ठीक है। अब आप बताइए कि हमने क्या किया था कि जो बी सिस्टम था ना, इसमें क्या मिला दिया था, तो बोलो ये प्योर वाटर तो रहा नहीं, प्योर वाटर नहीं रहा, तो अब ये हो गया है बोलो सॉल्यूशन। प्योर वाटर नहीं रहा तो क्या हो गया, तो सॉल्यूशन का डीपी कम, ओपी ज्यादा, तो बोलो डीपीडी भी ज्यादा। डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी, आप सोच के चलो कि हमारे पास प्योर वाटर के मॉलिक्यूल इधर कितने थे और इधर भी कितने थे, बाहर से सॉल्यूट कितने मिलाए 40, तो डीपी कितना रह गया, तो ओपी कितना आया, तो डीपीडी भी कितना आएगा। बोलो डिफ्यूजन प्रेशर में कितनी कमी हुई है, मैक्सिमम से डिफ्यूजन प्रेशर में जो उसी कमी को डीपीडी कहते हैं। तो बोलो कमी बढ़ गई ना, पहले कमी क्या, नहीं समझ पाए, इजी करते हैं। और आप बताइए प्योर वाटर क्या है, प्योर वाटर में आप 0 से 100 तक कंसीडर करिए डीपी को, है ना। लेकिन जब हमने इसको क्या बना के पढ़ा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ये वैल्यू कितनी है 100, लेकिन अभी जो डीपी है ना बच्चे वो 60 ही रह गया। कितना रह गया, कितना रह गया, ये जो डिफरेंस आया ना, ये जो मैग्नीट्यूड है ये है डीपी। समझ रहे बात या नहीं, बोलो मैग्नीट्यूड और द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम डीपी एंड द एक्चुअल डीपी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू थी पहले डीपी की और अब जो डीपी की वैल्यू है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो मैग्नीट्यूड है, वही डीपी है। तो बताइए सॉल्यूट बढ़ाऊंगा तो ये मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर तो कम होगा ना, इसलिए इसको बोला गया डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। कि सॉल्यूट प्रेजेंट होने की वजह से डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी, वो कितनी कमी आई है, वही मैग्नीट्यूड। तो बताओ ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा, बच्चा एक्चुअली कंफ्यूज कैसे होता है, सर ये तो कमी है, ये बढ़ कैसे गई, कमी कैसे बढ़ गई। तो बोलो कमी डीपी में आई है,
लेकिन मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया ना, कमी किसमें आई? एग्जैक्टली, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया ना, और इसी मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डीपीडी। नहीं समझ पाए आप? पक्का? तो मैग्नीट्यूड जो है ना बच्चे, उसी को क्या बोल रहे हैं? जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा तो मैक्सिमम डीपी और सॉल्यूशन के एक्चुअल डीपी के बीच का मैग्नीट्यूड और भी ज्यादा, कम सॉल्यूट होगा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, सॉल्यूट होगा तो मैग्नीट्यूड। क्लियर है अच्छे से? आप बताइए कि ओपी किसकी वजह से आया था? बोलो, ओपी आया था सॉल्यूट की वजह से। तो आप कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सही है? आप बताइए डीपीडी किसकी वजह से आया? तो आप आज के बाद बोलिए डीपीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सही है? तो बोलिए 4A फ्री सॉल्यूशन। फ्री सॉल्यूशन मतलब सेल की बात नहीं चल रही, तो बोलो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। जितना डीपीडी का वैल्यू है वही उतना ही कितना है ना? और मैंने कहा पानी चलता है लो ओपी टू ओपी की वजह से नहीं जाता। लो ओपी वाले सॉल्यूशन से हाई ओपी वाले सॉल्यूशन की तरफ पानी जाता है, लेकिन ओपी की पूछो किसकी वजह से जाता है? डीपीडी की वजह से। बोलो, डीपीडी ऑल्सो नोन एज वाटर डिमांड ऑफ द सॉल्यूशन और द सक्शन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने कहा था ना एसपी नहीं लिखना है सॉल्यूट प्रेशर को, क्योंकि एसपी लिखा जाता है किसको? एंड द सक्शन प्रेशर इज द सेकंड नेम ऑफ डीपीडी। यस और नो? बताइए पानी ए से कहां जाएगा? पानी ए से कहां जाएगा? कब तक? जब तक कि उसकी डिमांड पूरी ना हो जाए। डिमांड क्या है? बोलो, जितना डीपी कम हुआ है। वो कहता है मेरा एक्चुअल डीपी इतना था, अब उससे इतना क्या हो गया? ये जो मैग्नीट्यूड है वही तो उसकी डिमांड है कि भाई इतना कम हो गया, इतना पानी ले आओ, इतना पानी ले आओ। तो ये आसपास के सॉल्यूशन से पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो बोलो डीपीडी इज द वाटर डिमांड ऑफ द सॉल्यूशन और द सक्शन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो डीपीडी वाटर का डिमांड है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए आसपास के सॉल्यूशन से पानी को अपने तरफ खींच लेगा। कौन? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम? अच्छे से बोलो। फ्री सॉल्यूशन के लिए डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? इसका मतलब आज के बाद अगर हम वाटर मूवमेंट पढ़ेंगे ना बच्चे, यस और नो, तो आप कहेंगे डीपी हाई टू डीपी, सही है? ओपी लो टू ओपी, और डीपीडी लो टू। बोलो, जिसकी डिमांड कम उसमें पानी ज्यादा, और जिसकी डिमांड ज्यादा उसमें पानी कम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई? हालांकि डीपीडी एनसीईआरटी में है नहीं, मैं क्लियर कर दूं आपको। एनसीईआरटी में वाटर पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन डीपीडी से आते हैं, तो पता होना चाहिए। बढ़ूं आगे? हाँ भाई। बताइए फॉर ए सेल फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? बोलो, डीपीडी इक्वल टू ओपी, तो अभी भी प्रूव किया है, लेकिन सेल के केस में टर्गर प्रेशर होता है। याद करो, अभी भी मैंने कहा था फ्री सॉल्यूशन में टर्गर प्रेशर नहीं होता। तो बताओ यहाँ टर्गर प्रेशर होगा? अरे हाँ, यहाँ टर्गर प्रेशर होगा। तो यस सर कैसे निकल गया तेरे मुंह से बेटा? गलती से? ऐसी गलती नहीं करनी। नीट में होगे तो -1 हो जाएगा, है ना? वैसे मैं -1 को -5 बोलता हूँ बच्चे के लिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते तो उसको आपने क्या कर दिया, तो 4 नंबर हो गए और एक और गया, है ना? तो इसलिए बेसिकली -5 हो जाएंगे। आप तो वो क्वेश्चन गलत कर देगा जल्दबाजी में, जल्दबाजी पे नहीं जाना। तो बताओ, फ्री सॉल्यूशन के लिए टर्गर प्रेशर एप्लीकेबल होता है, सेल के लिए एग्जैक्टली। तो आप बताओ, यहाँ हम डीपी को तो ओपी पढ़ेंगे, डीपी का यहाँ कोई काम, लेकिन सेल में तो टर्गर प्रेशर भी होता है ना, इसलिए फॉर्मूला बनता है, बोलो टर्गर प्रेशर माइनस हो जाता है यहाँ पर, तो ओपी माइनस। ठीक है?
बोलो ये जो फॉर्मूला है ना, बोलो ऐसे, ये एक पार्शियली टर्गेट सेल के लिए होता है। पूछो क्यों? क्योंकि पार्शियल टर्गेट सेल की वाटर डिमांड तो होती है ना। मैंने कहा पानी जरूरत से ज्यादा है, पानी जरूरत से, लेकिन अभी और आ सकता है, इसका मतलब डिमांड है। बोलो पानी जरूरत से, इसका मतलब टीपी ज्यादा है, तो टीपी की वैल्यू भी है। तो सेल है, तो सेल में प्योर वाटर होता है सॉल्यूशन, ओपी तो है ही, साइटोप्लाज्म में कुछ ना कुछ ओपी तो है ही। पार्शियली टर्गेट सेल है तो टीपी भी है, पानी और आ सकता है तो डिमांड भी है। तो बोलो तीनों वैल्यू होती है पार्शियली टर्गेट सेल में। इसलिए ये जो फॉर्मूला हम बोलते हैं ना, डीपी इज इक्वल टू ओपी माइनस, ये किसके लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं? पार्शियली टर्गेट सेल के लिए। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? अच्छे से। अब क्या है कि कल जब मैं आऊं क्लास में, तो मुझे आप बताइएगा कि सर आपने प्रूव करना है कि डीपी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी कैसे आएगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? मिनट अपने पास बचे 3 और उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। देखिए 3 मिनट में हमारा टॉपिक नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अपने क्या करेंगे, इसको यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं आऊं तो मुझे बताना, आप क्या बताओगे? डीपी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी कैसे आया है प्रूव करना है। पहले अपने इसको प्रूव करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बढ़िया से तैयारी करके आएंगे आप लोग, हैं? ओके कल वाटर पोटेंशियल भी पढ़ा दें और अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा अपना।